हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस एंड मैथ। एंड आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th में एज अ चैप्टर है। बट अगर आप 11th या 12th में जाते हो तो 12th में एक फर्स्ट चैप्टर ही आपको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो वहाँ के लिए ये बेसिक का काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो बाद में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो हमने एटम पढ़ा था, राइट? केमिस्ट्री में आपने एटम पढ़ रखा है कि हर एक चीज़ हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें सब किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है, ठीक। और एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं एक एटम के अंदर। प्रोटॉन कहाँ रिसाइड करता है? प्रोटॉन रिसाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले वो समझते हैं कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट मेक देम एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन पुट इन अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का ना ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इस पर क्या एक्सपीरियंस होता है? ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। अगर हम इसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन बताऊं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी डेफिनेशन ले लेती हूं मैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो बाय नेचर है, ओके। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तो क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। और अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम बिल्कुल मैग्नेट वाली स्टोरी है। जैसे आप मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, नॉर्थ नॉर्थ को रखो तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ को रखो तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो वो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है। आपने एटम में भी पढ़ा था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि ये ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। मतलब कि इनका नेचर कैसा है? इट इज कंजर्व, इट इज कंजर्व। यहाँ आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि ये कंजर्व रहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड एसआई यूनिट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ये कूलम का साइन है। कूलम जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट होती है। कूलम क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है। एक मिली कूलम में 10 टू द पावर -3 कूलम होता है। 1 मिली कूलम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 कूलम। एंड 1 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो का साइन है, ये मिली है, ये माइक्रो है, माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम में कितना होता है? 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। अब नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये सारी चीजें करेंगे हम, ओके। चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है कि चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये क्या है भाई? ये कौन सी एलियन लैंग्वेज है? चलिए समझते हैं। तो जब हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को उठा के किसी पॉइंट पे लाते हैं, ठीक है, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के एक पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो मेहनत हो रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज द वर्क डन। क्या होता है?
वर्क डन होता है जो हमारा एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट पे लाने का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इन्फिनिटी हो गई, मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी हो गई, और इन्फिनिटी से हम इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पे लाए हैं। यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमने लाया उस चार्ज को, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो प्रोसेस हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं हम, V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, जितना काम हुआ वो अपॉन में जिस चार्ज को लाया वो, यानी कि B इक्वल्स टू W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चार्ज की ही तरह, भाई चार्ज की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट होती है 1 वोल्ट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है 1 वोल्ट की, जो कि आपकी 1-2 नंबर में पेपर में आ जाती है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो क्या होगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, अब ये 1 जूल कहाँ से आया, भाई वर्क डन है, यानी कि एनर्जी लग रही होगी, एनर्जी अपॉन में चार्ज, राइट, यही होगा। तो एनर्जी का क्या होता है, SI यूनिट जूल होती है, एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है आपकी। मैं सी लिख दे रही हूँ सिर्फ, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो बस यहीं से तो उठ क्या है कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक। तो फिर आता है आपका कि डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, ये अगर याद है तो उठा के आप डेफिनेशन भी लिख दोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to that point। अगर 1 जूल काम हो रहा है उस चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में, तो उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, ओके। उससे पहले एक और चीज़ कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है उसको हाई पोटेंशियल कहा जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसको लो पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। मतलब अगर किसी भी कंडक्टिंग पाथ से 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में उस पूरे कंडक्टिंग पाथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उस 1 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन में टाइम, यानी कि I इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, एंड I इक्वल्स टू Q बाय T। I इक्वल्स टू Q बाय T, Q इज द चार्ज एंड T टाइम है। SI यूनिट क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको आप कैपिटल A भी लिख सकते हो, एंड इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद 1 एम्पियर इक्वल्स टू, 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। कैसे आया ये, क्योंकि इसकी SI यूनिट कितनी होती है, कूलम होती है, और इसकी कितनी होगी आपकी 1 सेकेंड होगी, तो 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, ठीक है। देन आपका आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट है यानी कि कोई भी कंडक्टिंग पाथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, द कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंडक्टिंग पाथ आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, एक ऐसा सर्किट, एक ऐसी पाथ जिसमें करंट फ्लो हो रही है। कंडक्टर, इंसुलेटर आप सबने पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एंड इंसुलेटर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ का मतलब कंडक्टर से ही है कि एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट जिससे फ्लो हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ये रहा आपके पास, जिसमें क्या क्या होता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस है, अभी मैं बताऊंगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आर रेजिस्टेंस है आपका, ये रियोस्टेट है, ये की है, और ये एक बैटरी है, ठीक है। तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को जनरेट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। देन आपका आता है अमीटर। अमीटर क्या है, अमीटर एक डिवाइस है जिसको हम करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितने अमाउंट में फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर
दो एंड्स पे, मतलब कि आपके जो भी आपने कंडक्टर लिया है उसके दो एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर आपकी सीरीज में कनेक्ट की जाती है और वोल्ट मीटर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अमीटर किस में कनेक्ट होती है? सीरीज में, और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, आप लिख लीजिए। और ये जो है आपका ये वोल्ट मीटर, ये कनेक्ट होता है पैरेलल में, ठीक है। एंड देन आपका जो अमीटर की रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज़ वेरी लो, ठीक है। अमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है। एक तो अमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये सीरीज वाला दूसरा पॉइंट। एंड देन थर्ड पॉइंट है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही लो होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस लो होगी। बट वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हाई होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड योर थर्ड पॉइंट, इसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी? इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, ओके। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आप सबको क्लियर होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, ठीक है। चलो एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो कंडक्टर के दो एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। कौन? करंट, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये था कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स पे कंडक्टर के अप्लाई किए गए हैं, करंट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस कहानी इतनी सी थी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप घटाओगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आई जो है, आई करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, वाइस वर्सा होता है ये। वी अगर इंक्रीज होगा तो आई भी, आई डिक्रीज होगा तो वी भी डिक्रीज होगा, ठीक। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दूं, यानी कि मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटा रही हूं तो क्या आ रहा है हमारे पास? आर आ रहा है। आर क्या है? V इक्वल टू आई आर हो गया। आर जो है ये एक तरीके का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एसआई यूनिट क्या होती है? इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। नाम से ही पता लग रहा है, रेजिस्टेंस, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ठीक है। करंट के फ्लो में अगर कोई हिंड्रेंस आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक। तो ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम होती है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके बाद है रेजिस्टेंस इज द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अभी जैसे बताया मैंने कि रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, और वी कैन से दैट हिंड्रेंस और रेजिस्ट करना किसी भी करंट के फ्लो को, वो रेजिस्टेंस होता है। और इसका सिंबल ये रहा, अभी सर्किट डायग्राम में भी मैंने बना के दिखाया था, और ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ से शुरू हुई रेजिस्टेंस की कहानी। तो अब आते हैं रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या होता है। ये तो हमने देख लिया कि इट इज अ टाइप ऑफ हिंड्रेंस, इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। बट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। तो रेजिस्टेंस कर लिया, अब है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आप कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लंबा वायर लोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता चला जाएगा, और जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है। कंडक्टर यानी कि वायर, आप कुछ भी ले सकते हो। कंडक्टर में कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका सॉरी, नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है भाई? अगर आप मान लो
आप बहुत ही पतला वायर लोगे और उसमें हाई करंट फ्लो करोगे तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली, यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेंथ बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, लेंथ कम हो रहा था तो रेजिस्टेंस कम हो रहा था, लेकिन यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप यूँ समझ लो कि आपके पास दो पाइप्स हैं। ठीक है, एक बहुत पतली है, फॉर एग्जाम्पल इतनी है, और एक और आपके पास पाइप है जो थोड़ी सी, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों से फ्लो कर रहे हो तो ईजिली किससे पास होगा आपका, जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका बड़ा है, और कम अमाउंट में किस में आएगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ठीक है, तो यही है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जब आप किसी भी कंडक्टिंग वायर का बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है दोनों का, एरिया का और रेजिस्टेंस का। थर्ड है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, ये और ये रिजल्ट अगर आप कंबाइन करते हो, ऑन कंबाइनिंग अबव टू रिजल्ट वी गेट क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। राइट, ये 1 है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ये अगर मैं ऐसे लिखूं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1 अपॉन ए, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, एल अपॉन ए हो गया। ठीक है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ गया, रो आ गया। रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, यानी कि ये एक रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, हर एक मटेरियल की, हर एक वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलग होती है। निक्रोम वायर की अलग होगी, मैग्नेट की अलग होगी, तो रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी कंडक्टिंग वायर की वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्या बन गया ये आपका, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए हो गया। ठीक है, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, थर्ड है आपका मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल मतलब कि कंडक्टर का मटेरियल कैसा है, अभी बताया ना मैंने कि अगर आप अलग अलग वायर ले रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो इफ टू रेजिस्टेंस मेड अप ऑफ द सेम लेंथ, हमने दो रेजिस्टेंस लिया जो कि सेम लेंथ के हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया भी उनका सेम है, बट लेकिन हमें दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगी। अगर हम निक्रोम वायर का फाइंड करते हैं और आप मैग्नेट का फाइंड करोगे तो दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होती है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डिफर कर गया। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल हम कौन सा ले रहे हैं, जो कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, मेटल की इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है, और बहुत ही नेग्लिजिबल होती है ये। ठीक है, तो ये था पूरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब बढ़ते हैं हम सीरीज और पैरेलल की तरफ कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, सो सीरीज और पैरेलल करने से पहले एक छोटा सा और लिख लीजिए कि जो रो की यूनिट होती है ना, रो की जो यूनिट होती है ये ओमेगा मीटर होती है। ठीक है, रो की जो यूनिट होती है यानी कि जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ये ओमेगा मीटर होती है। ठीक है, या ओम मीटर भी बोल सकते हो आप। अब आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब कितने नंबर भी रेजिस्टर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर जॉइंड एंड टू एंड सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू ईच, द रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब अगर आप नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हो एंड टू एंड, ठीक है, तो सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होगा। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर जॉइन एंड टू एंड सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होगा बट डिफरेंट पोटेंशियल, देन द रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में होता क्या है कि आपका करंट तो सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों पॉइंट पे अलग अलग होगा। यहाँ V1 V2 और यहाँ V3 होगा। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करोगे R1 R2 और R3 को, तो ये क्या हो जाएगा, RS यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज बन गया ये। और क्या क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये रहा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे मैंने सेम पुट किया है, IR1 IR2 IR3।
आई सब में कॉमन है ना, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, डेफिनेशन में देखिए सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया ये, तो V इक्वल टू आई, इसको इस पूरे को हम इस रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो है इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, RS लिख सकते हैं, सीरीज में ऐसे कंबाइन करते हैं एंड टू एंड, ठीक है। तो RS इक्वल्स टू कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आ गया NR, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं जितने भी लग रखे हैं आपके पूरे सर्किट में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो, ठीक है। अब मूव करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे होता है, टू और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस, पर करंट डिफरेंट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1, I2, I3, बट पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में सेम है, ठीक है। R1 के अक्रॉस भी करंट से अलग था, R2 के अक्रॉस भी करंट अलग था, और R3 के अक्रॉस भी करंट अलग था, बट पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में सेम रहा। तो यहाँ से अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू अगर IR होता है तो इससे अगर आप I की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, I इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, क्योंकि V सब में सेम है। देन I इक्वल्स टू V मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि V सब में सेम था, तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 हो गया। देन V इक्वल्स टू RP, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल है ना, ये पूरा का पूरा जो आपका 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 है, ये क्या है, ये पैरेलल में है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, V इक्वल टू IRP, यानी कि V इक्वल टू IR होता है। देन रेजिस्टेंस R कैसा है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में है तो RP लिखा है मैंने, ठीक है। RP क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन RP इक्वल टू इतना। देन इसको मैंने फर्स्ट, सेकेंड और इसको थर्ड मान लिया। अगर मैं इस थर्ड वाले में इस सेकेंड की वैल्यू को पुट करूँ, मतलब यहाँ पे I है, I की जगह मैं इतना पुट कर दूँ अगर उठा के, तो ये देखो ये आ गया V इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये जो आपका RP था ये वाला, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ नोट कर दिया है, ठीक है। अगले स्टेप में जब आप इस RP को इधर लाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो V अपॉन RP हो गया, और ये V एज इट इज़, एंड देन पूरा का पूरा इक्वेशन सेम। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे कैंसिल। तो मैंने V को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हमने ओम्स लॉ से उठा के पूरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल प्रूफ कर दिया, ऐसे मैंने सीरीज में भी दिखाया था आपको। तो रेजिस्टेंस इन अगर आपको पैरेलल में निकालना हो तो आपको क्या करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 3 दिया है और यहाँ 4 दी है वैल्यू, और आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड बोल दिया आपको, फाइंड RP बताओ कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, आप ये वाला सीधे फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन R3 का, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 हो गया। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम आपका आएगा 12, ठीक है। तो 2 का टेबल आप कितनी बार काउंट करेंगे, 12 आएगा 6 बार, यहाँ 6 आ गया। 3 का टेबल कितनी बार काउंट करोगे, आपका 12 आएगा, 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब इन सबको ऐड, ये हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा आपका, ये 6 प्लस 4 10 एंड 10 प्लस 3 13 अपॉन 12, ठीक है, 13 अपॉन 12। तो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया, ये आपको इसको आप 1 अपॉन RP है, तो सिर्फ RP अगर लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 12 अपॉन 13 आ गया, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे कराऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।